बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक और आज हमने चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कहता है एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन एयर अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। आपने एसटीपी पे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले डेटा लिखते हैं। इसमें स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट एसटीपी, टेम्परेचर की वैल्यू होती है सेल्सियस में, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 273 ऐड किया जाता है और आंसर इसका बन जाएगा 273 केल्विन। प्रेशर की वैल्यू दैट इज 180 m और इसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख लें या फिर इसको पास्कल लिख लें। उसके बाद है मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन, कैपिटल एम से हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम और किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 28 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद एवोगैड्रोस नंबर Na, इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल पर मोल। ठीक है, और उसके बाद हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को डिस्क्राइब करेंगे जिसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें हमने रिक्वायर्ड लिखना है। तो रिक्वायर्ड क्या है, उसने हमें कहा हुआ है आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है जिसको हम VRMS से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सॉल्यूशन, कहता है एज वी नो T इज इक्वल टू 2/3K इंटू 1/2 mv²। ठीक है, अब इस रिलेशन से हम v² की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू बनती है T इज इक्वल टू 1/3K इंटू mv² और यहां से v की वैल्यू निकालें तो वो बन जाएगा मीन स्क्वायर स्पीड दैट इज इक्वल टू 3KT डिवाइडेड बाय m। इसको हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब K और T की वैल्यू मेरे पास एग्जिस्ट करती है। यहां पे मैस ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ये मेरे पास नहीं है। मोलर मैस को यूज करते हुए हम इसकी पहले वैल्यू निकालेंगे। नाउ mass of each molecule of nitrogen that is equal to small m, which is equal to molar mass divided by Avogadro's number। ठीक है, इसकी वैल्यू मोलर मैस की हमने लिखी है 28 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 10⁻23 और इसका आंसर आ जाएगा 4.65 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम। स्टूडेंट, दिस इज द mass of each molecule of nitrogen। ये वाली वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी है। सो 1 becomes, this is mean square speed that is equal to 3K। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर की वैल्यू एसटीपी पे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन
डिवाइडेड बाय मैस की वैल्यू हमने भी फाइंड किया विच इज 4.65 10 रेज पर -26। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू आ जाती है 2.43 इंटू 10 रेज पर 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें मीन स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें रूट मीन स्क्वायर चाहिए जिसको एवरेज भी कहते हैं। तो हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये बन जाएगा VRMS विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2.43 10 रेज पर 5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद वैल्यू इसकी आ जाएगी 493 मीटर पर सेकंड। So this is the average speed of the nitrogen molecule at standard temperature and pressure. अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। कहता है शो दैट द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द टू डिफरेंट गैसेस एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज। कहता है किसी खास टेम्परेचर के ऊपर कोई सी दो गैसेस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड की रेशो उनके मैसेज के स्क्वायर रूट के इनवर्स रेशो के इक्वल आती है। ठीक है, इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि जो स्टेटमेंट है ये इटसेल्फ एक एमसीक्यू आता है। ठीक हो गया, चलें जी। अब इसमें ये जो इसने वर्ड लिखा हुआ है सर्टेन टेम्परेचर, इसका मतलब यह है कि दोनों गैसेस के लिए आपने टेम्परेचर की वैल्यू को सेम रखना है। सबसे पहले हम इसमें डेटा लिखते हैं। तो डेटा में चूंकि हमारे पास दो गैसेस हैं उसके लिए ऐसे डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज मोलिकुलर मास ऑफ फर्स्ट गैस दैट इज इक्वल टू m1, मोलिकुलर मास ऑफ सेकंड गैस दैट इज इक्वल टू m2। उसके बाद है स्पीड ऑफ molecule of first gas that is equal to V1, speed of molecule of second gas that is equal to V2। required क्या है? show that ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी जो कि आपने एमसीक्यू के लिए याद रखनी है कि V1 RMS डिवाइडेड बाय V2 RMS दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इनवर्स रेशो की वजह से यहां V1 ऊपर लिखा है तो इसका मैस M1 यहां नीचे आ जाएगा, यहां V2 नीचे है तो इसका मैस यहां पे M2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये बात हमने यहां पे प्रूव करनी है और ये मैथमेटिकल फॉर्म आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखनी है। तो इसके लिए देखें, हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्रूफ फॉर फर्स्ट गैस हम लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2/3K इंटू 1/2 M1 V1 स्क्वेयर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। और फॉर सेकेंड गैस T इज इक्वल टू 2/3K इंटू 1/2 M2 V2 स्क्वेयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चूंकि उसने हमें कहा है सर्टेन टेम्परेचर पे, तो दोनों में टेम्परेचर की वैल्यू हम सेम रखेंगे। अब टेम्परेचर की ये वैल्यू भी है, टेम्परेचर की ये वैल्यू भी है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होगी? इक्वल होंगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग 1 and 2 वी हैव। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 2/3K इंटू 1/2 M1 V1 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 2/3K इंटू 1/2 M2 V2 स्क्वेयर। अब ये कांस्टेंट फैक्टर इस कांस्टेंट फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 की वैल्यू इस 1/2 से कैंसिल हो जाएगी और रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास आएगा दैट इज M1 V1 स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू M2 V2 स्क्वेयर। ठीक है, अब इसमें मैसेज की वैल्यू को एक साइड पे कर ले, वेलोसिटीज की वैल्यू को एक साइड पे कर ले, तो ये बन जाएगा V1 स्क्वेयर
डिवाइडेड बाय V2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू M2 डिवाइडेड बाय M1। अब हमें मीन स्क्वायर की नहीं, हमें रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन both sides we have under root of v1 square divided by v2 square that is equal to under root of m2 divided by m1। ये वैल्यू क्या बन जाती है, v1 RMS divided by v2 RMS is equal to under root of M2 डिवाइडेड बाय M1। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं अ सैंपल ऑफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू वन ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1.25 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहते हैं हमारे पास एक गैस का सैंपल है जिसके ऊपर आप कांस्टेंट प्रेशर, जिसकी वैल्यू उसने डिस्क्राइब की हुई है, मेंटेन रखते हुए उसको कंप्रेस करते हैं और इसका वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम के मुकाबले में हाफ हो जाता है। कहते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। कंप्रेशन के दौरान में आपने सिस्टम के ऊपर 100 जूल वर्क किया है। कहते हैं डिटरमिन द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, आपने गैस का फाइनल वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। डेटा में इनिशियल वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू VI से हम इसको V का नाम दे लेते हैं। फाइनल वॉल्यूम इसको हम VF का नाम देते हैं, जो कि इनिशियल वॉल्यूम का हाफ है। प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज इक्वल टू 1.25 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और वो फिर कहते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम पे आपने वर्क किया तो इसकी वजह से हम इसको क्या लेंगे, -W के इक्वल लेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, आपने फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करनी है, VF विच इज इक्वल टू V/2। ये आपने फाइंड करना है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितने क्यूबिक मीटर में इसका आंसर होता है। ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका सॉल्यूशन। As we know, W is equal to P into delta V। अब डेल्टा V को एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाएगा P into VF minus VI। दोनों वॉल्यूम्स की वैल्यू हमारे पास है, वो हम पुट कर देंगे। W is equal to P into फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू V/2, इनिशियल वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी V। ठीक है, वर्क की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू -100 जूल, दैट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय, पॉजिटिव हाफ है, नेगेटिव फुल है, तो माइनस के फुल में से प्लस का हाफ माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -V/2। अब इसमें ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टिंग वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय V/2। अब स्टूडेंट्स मैंने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, मैंने फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि V/2 के इक्वल होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एज PVF दैट इज इक्वल टू 100 और VF इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय P विच इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय प्रेशर की वैल्यू कितनी है, विच इज 1.25 10⁵ इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 10⁻⁻⁴ क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल वॉल्यूम। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कहता है अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस in which its internal energy decreases by 300 joule. If at the same time 120 joule of work is done on the system, then find the heat lost by the system. हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें से आप हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं by placing the system on a low temperature reservoir. ठीक है, अब वो कहता है कि थर्मोडायनामिक सिस्टम को आप एक प्रोसेस में से पास करवाते हैं जिसमें उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी 300 जूल डिक्रीज हो गई, यानी कि आपने सिस्टम में से 300 जूल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लिया और इसी वक्त के दौरान में आपने सिस्टम पे 120 जूल ऑफ वर्क भी किया था, तो टोटल लॉस ऑफ एनर्जी कितना हुआ होगा वो हमने यहां पे डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले इसमें डेटा लिखते हैं। स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज को नेगेटिव साइन से लिखा जाता है, तो हम यहां पे मेंशन करेंगे इसको डेल्टा यू इज इक्वल टू -300 जूल। उसके बाद वो कहता है कि 120 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। इसका मतलब यह है कि वर्क की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसमें हम लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू -120 जूल। रिक्वायर्ड क्या है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है टोटल हीट लॉस्ट। ठीक है, अब लॉस्ट का मतलब यह है कि जो भी हमारे पास हीट का आंसर आएगा वो क्या होगा, नेगेटिव साइन में होगा। ठीक है, चलें जी सॉल्यूशन। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसमें क्या बन जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू -300 प्लस -120, ये बन जाएगा -300 -120, और इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज -420 जूल। तो टोटल हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम ड्यूरिंग दिस सर्टेन प्रोसेस वो कितनी आ जाएगी, 420 जूल के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अ कार्नो इंजन यूटिलाइजेज एन आइडियल गैस, द सोर्स टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेल्सियस एंड द सिंक टेम्परेचर इज 120 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। आपको सोर्स और सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है, आपने इंजन की एफिशिएंसी फाइंड करनी है। उसके बाद कहते हैं ऑल्सो फाइंड द हीट इनपुट फ्रॉम द सोर्स, आपने जो सोर्स हीट प्रोवाइड करता है वो फाइंड करनी है, एंड द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, और हीट जो कि सिंक को रिजेक्ट कर दी जाती है वो भी फाइंड करनी है। जबकि वो कहता है 10,000 जूल ऑफ वर्क इज डन, और इस प्रोसेस में हमने 10,000 जूल ऑफ वर्क भी सिस्टम पे किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर है, दैट इज T1 विच इज 227 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में से चेंज करेंगे तो 273 ऐड करेंगे, वैल्यू आ जाएगी इसकी 500 केल्विन। इसी तरीके से सिंक का टेम्परेचर T2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, वैल्यू है 127 डिग्री सेल्सियस, और इसमें आप 273 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 400 केल्विन। फिर उसने हमें वर्क की वैल्यू डिस्क्राइब की है, दैट इज 10,000 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले हमने फाइंड करनी है परसेंटेज एफिशिएंसी। ठीक है,
नंबर 2 हमने फाइंड करना है हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स, जिसको Q1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और नंबर 3 पे हमने फाइंड करना है हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, जिसको Q2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। एज वी नो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1, ये एफिशिएंसी का रिलेशन है। वैल्यूज में पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 500। एलसीएम के बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 500 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 500, विच इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 500, और इसका आंसर आ जाएगा 0.2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी की वैल्यू है। अब एफिशिएंसी हमेशा चूंकि परसेंटेज में निकाली जाती है, इस वजह से नो परसेंटेज एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100, विच इज 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज एफिशिएंसी की वैल्यू आ जाएगी 20%। अब स्टूडेंट्स हमने सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है, विच इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सोर्स। तो उसके लिए एज ईटा इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय हीट, विच इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q1, और हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? Q1 की वैल्यू निकालनी है, विच इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय ईटा। अब वर्क की वैल्यू है 10,000, ईटा की वैल्यू हमने लिखनी है यहां पे 0.2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो Q1 की वैल्यू आ जाएगी 50,000 जूल। ठीक है, और लास्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। तो उसके लिए हम लिखेंगे एज W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, और यहां से Q2 की वैल्यू आ जाएगी Q1 माइनस W। सो दिस इज 50,000 माइनस 10,000, तो इसका आंसर बन जाएगा 40,000 जूल। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए जी स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहता है अ रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स हुज डिफरेंस इज 100 डिग्री सेल्सियस। एक रिवर्सिबल इंजन है जो कि दो रेजरवायर के दरमियान में वर्क कर रहा है, जिनका टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो 100 सेंटीग्रेड के इक्वल है। If it absorbs 746 joule of heat from the source and rejects 546 joule of heat to the sink, calculate the temperature of the source and sink। ठीक है, उसने हमें सोर्स और सिंक की हीट डिस्क्राइब की हुई है, कहता है कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा में सबसे पहले उसने टेम्परेचर डिफरेंस बताया हुआ है T1 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट आप लोगों को यह बात पता है कि सेल्सियस का डिफरेंस और केल्विन का डिफरेंस आपस में इक्वल होता है, तो यहां पे इसमें हम 273 वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, ये एज इट इज जो है वो 100 केल्विन में आ जाएगी। रीजन क्या है कि ये दो टेम्परेचर का डिफरेंस है। अगर हम सेपरेट एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं तो उसमें 273 ऐड किया जाता है सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए, लेकिन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर में वो वैल्यू एज इट इज आ जाती है। उसके बाद हमने हीट की वैल्यू लिखनी है, दैट इज Q1 विच इज इक्वल टू 746 जूल, और फिर उसने Q2 डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट इज 546 जूल। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है? हमने सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स फाइंड करने हैं, यानी T1 की वैल्यू निकालेंगे और हम T2 की वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में कहता है जी एज, इसने हमें हीट्स दी हुई हैं, हीट और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन एफिशिएंसी के फॉर्मूला पे बनता है, तो इस वजह से पहले हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है, इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें, सो दिस इज Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है। अब वैल्यूज इसकी पुट कर देते हैं, सो ईटा इज इक्वल टू 746 माइनस 546 डिवाइडेड बाय 746, ठीक है, ये बन जाएगा 200 डिवाइड बाय 746 और ईटा की वैल्यू आ जाएगी 0.268, ठीक है। अब हमने एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला लिखना है बट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, तो इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंस ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1 और इसका एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। अब इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है T1 की, ये जो ऊपर आपको फैक्टर नजर आ रहा है T1 माइनस T2, इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ईटा की वैल्यू भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय ईटा। वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 0.268 और इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर बनता है 373.13 केल्विन। सो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, ये सोर्स का टेम्परेचर है। और अगर हम इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहें तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से 273 माइनस कर देंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली ये 100 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। अब हमने क्या करना है, अब हमने T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए देखिए एज T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 100 केल्विन और T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 100 केल्विन, ठीक है। T1 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, दैट इज 373.13, इसमें से आप 100 को माइनस कर दें तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 273.13 केल्विन, ठीक है। और इसको अगर आप सेल्सियस में लिखना चाहेंगे तो इसका आंसर बनता है T2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इस फैक्टर में से हम 273 को माइनस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस ही आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं।